अच्छा बच्चों देखो, जब भी ये सवाल आता है 2008 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 2008 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने फाइनल में निकाल लेंगे तो आप उस सवाल में, और इस तरह के सवाल, ये बेसिकली सवाल है मीक्स एंड वीक्स की किताब का, उसमें नजर ये आ रहा है जो पुराने क्वेश्चन से चेंज है कि हमेशा हमें रिवायती तौर पे एक ट्रायल बैलेंस देता था और ट्रायल बैलेंस के नीचे होता था एडजस्टमेंट डाटा। और हमारा बुनियादी काम क्या होता था, अगर हम वर्कशीट बनाए या एडजस्टिंग एंट्री बनाए तो हम उस एडजस्टमेंट डाटा को यूज करके हम बनाते थे एडजस्टिंग एंट्रीज। आज इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ट्रायल बैलेंस जो वर्कशीट में ऐसे था फीड किया, एडजस्टमेंट डाटा से उन्होंने एडजस्टमेंट डाटा में फीडिंग की, उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, सवाल आपको बता देगा क्वेश्चन एग्जाम में, एडजस्टमेंट का कॉलम आपको नहीं दिया, वहां से कौन से कॉलम है आप देखिएगा, ट्रायल बैलेंस, और कौन सा कॉलम है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। दो रिक्वायर्ड है, एक एडजस्टिंग एंट्री बनाओ और दूसरा रिक्वायर्ड है क्या करो, वर्कशीट बनाओ। नॉर्मली यही दो रिक्वायर्ड इसमें मेन होंगे, ठीक है। तो आपका पहला काम क्या होगा कि आप वर्कशीट को पूरा ड्रॉ कर लीजिए जैसा कि वर्कशीट बनाते हैं आप, मगर ख्याल रखिएगा एडजस्टमेंट का कॉलम नहीं है, इसलिए एडजस्टमेंट के कॉलम को खाली छोड़ दीजिए और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को फिल आउट कर दीजिए, और साथ में ही बाकी कॉलम जैसे डिजाइन करते हैं वर्कशीट के वैसे डिजाइन कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। और अब यहां पे मैं रख रहा हूं जगह उसके लिए जिसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे एडजस्टिंग। तो दोनों चीजें हम साथ साथ करेंगे, ट्रायल बैलेंस वर्कशीट भी कंप्लीट करेंगे और हम साथ ही कंप्लीट करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज भी साथ साथ इतने कंप्लीट कर सकते। मेरे पास एक ब्लू मार्कर था लेकिन वो मेरा नहीं, वो बेकार है, वो गलत वाला है ब्लू मार्कर के से। खैर अब देखिए करना है, एक दो चीजें पहले समझ लें ताकि आगे देखें। बुनियादी तौर पे जब हम वर्कशीट या अकाउंट ट्रायल बैलेंस होता है, ये हाशिए की आप ये बात सुन लीजिएगा, तो उसकी जो तरतीब होती है अमूमन वो बनते हुए बन रही है कि पहले तमाम एसेट्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस की तरतीब की बात कर रहा हूं, फिर क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, फिर क्या होते हैं, कैपिटल होता है और इक्विटी होती है, उसके बाद रेवेन्यूज और उसके बाद एक्सपेंस। ये तरतीब होती है अमूमन ट्रायल बैलेंस की। लेकिन इम्तिहानात में जो हमें ट्रायल बैलेंस देते हैं तो अक्सर वो मिक्सचर कर देते हैं, मिला देते हैं, आगे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, ठीक है ना। मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमें ले जाना है इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में तो हमने तो एसेट्स और लायबिलिटीज की नेचर के हिसाब से ले जाना है, हमें तरतीब के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आज आप एक चीज देखिएगा, जब इस सवाल को आप सॉल्व करने जाइएगा तो ये जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिकन बुक्स में, और अगर तुम लोगों ने पिछले लेक्चर में लिए हो तो मैं बताता हूं हमेशा कि जो अमेरिकन बुक्स के सवालात होते हैं वो नॉर्मली आसान होते हैं, ये आसान करते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए। आप ऐसी, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ताल्लुक बता रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि आप एक चीज देखिएगा कि इसमें जो शुरू के अकाउंट्स हैं वो सारे वो अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट से, और आखिर के जो अकाउंट्स हैं वो उसके हैं जिनका ताल्लुक, यानी इन्होंने उस तरतीब से अकाउंट्स को तरतीब नहीं दिया जो हम नॉर्मल अपने अंदाज से जब हम वर्कशीट बना रहे होते हैं तो जो तरतीब होती है उस तरतीब में नहीं है। चल रहा नहीं चल रहा, तो यहां पर ध्यान में ये रखोगे कि कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात बात सवाल ध्यान में आता है, मेरे ना आने तो आवाज असल में आनी चाहिए, मेरा तस्वीर ना आए कोई बात नहीं। आवाज ये है कि जब आप तरतीब से टेंशन नहीं लीजिएगा, मगर इसकी वजह भी समझ लीजिए कि आखिर क्यों तरतीब चेंज है, कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक है, तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अमूमन तरतीब में जो मैंने बताया कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होने चाहिए, लेकिन हमारे पेपर में हिला जुला के मिला के आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो तरतीब क्या होती है, आउट होती है। लेकिन इस किताबों के सवालात, खास के अमेरिकन राइटर्स की किताबों के सवालात बच्चों को आसान करने के लिए होते हैं, तो वो और आसान कर देते हैं कि इनकम और बैलेंस शीट को अलग अलग कर देते हैं। लेकिन इसमें भी कोई हमारे लिए रूल नहीं तय है कि ऐसा ही हर होगा, ठीक है। और इस सवाल की प्रैक्टिस के लिए आपकी हर वर्कशीट अवेलेबल है, यानी अगर कल को आप चाहते हैं कि सर मैं भी ऐसे ही सवाल खुद से प्रैक्टिस करूं
तो याद कीजिए कल सवाल किया था, कल वर्कशीट का सवाल किया था, उस सवाल में आपने ट्रायल बैलेंस था, एडजस्टमेंट कॉलम बना के आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था। आप क्या कर सकते हैं घर जाके कि उसी सवाल को दोबारा एक नई वर्कशीट पे ड्रॉ कीजिए और कौन से दो कॉलम ले जाइए, ट्रायल बैलेंस ले जाइए और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ले जाइए, तो वो सवाल बिल्कुल ऐसा ही सवाल बन जाएगा और आप उस सवाल को क्या कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्कशीट के जो मेरे स्टडी नोट्स हैं उसमें भी ये सवाल मौजूद है, वेबसाइट पे मौजूद है ऐसे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन। आइए मैं आपको पहले सिखाता हूं कि क्या, यहां तक तो बात क्लियर हो गई, ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। अब एडजस्टमेंट्स को आप फीड करते थे, आज समझिए हमें एडजस्टमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं, उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए एक अदद कॉमन सेंस। समझती है ना चलिए, कॉमन सेंस किसे कहते हैं, समझती होंगी आप, क्योंकि कॉमन सेंस बहुत ही अनकॉमन होता है। हमें अकाउंट्स को ट्रायल और एडजस्टेड ट्रायल में कंपेयर करना है और उसके फर्क से मालूम करना है कि क्या एंट्री बनी होगी, और वो बनाने के लिए फिर हमारा थोड़ा सा एडजस्टिंग एंट्रीज की नॉलेज होनी चाहिए। बात इसका हैप्पी न्यू ईयर या तो शुरू हो गया या कोई कुछ है जो अपनी शादी की बदनसीबी की बात है। सुनिए, कैश कितना है 4980, ट्रायल में एडजस्टेड ट्रायल में भी है 4980। इसका मतलब है कि हम जानते भी हैं कि कैश एडजस्ट नहीं होगा और नॉर्मली एडजस्टमेंट के वक्त कैश एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन देख सेकंड अकाउंट को अगर आप देखें तो वो मौजूद है कमीशन रिसीवेबल, जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में था और जो सुनिएगा 3000, जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट में था 3850। अब जरा लॉजिक सोचो वर्कशीट की, 850 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताइए इसका मतलब है कि एडजस्टमेंट में कहां पर होगा, डेबिट पे होगा तो बड़ा होगा या क्रेडिट पे होगा तो बड़ा। जानते हैं कि बढ़ता जब है जब डेबिट होता है तो प्लस हो गया, अगर ये क्रेडिट होता तो ये कम हो चुका होता। तो इसका मतलब ये है कि इसके हमें ये लाइन आज लगा रहा था सामने आप नजर आए, 850 से कमीशन रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा। एग्रीड? अब आपके दिमाग में रिकॉल होना चाहिए फौरन कि कमीशन रिसीवेबल के अगेंस्ट दूसरा क्या अकाउंट होता था जो हमारे कॉमन हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते थे, उसमें क्या होता? बिल्कुल सही, कमीशन इनकम। लेकिन आप यहां देखें तो कमीशन इनकम आपको नजर नहीं आ रहा, मगर उसी दौरान आपको एक अकाउंट नजर आ रहा है कमीशन अर्न। और अगर याद हो तो मैंने कहा था कि अर्न का मतलब भी या अर्न इंडिकेट करता है किसको, कमीशन। आप समझिए कि ये 850 से क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो कमीशन अर्न 850 से लाजमी तौर पे क्रेडिट हुआ होगा। अगर आप इस वक्त चेक करना चाहें तो जरा चेक करें, क्या 6900 जो क्रेडिट था, क्या इसमें 850 ऐड करते हैं तो यही फिगर आती है 7960? यस सर। नहीं आएगी, करके देखिए। ये सब तो आपने बोल दिया, लेकिन क्यों नहीं आ रही है, इसकी वजह क्या है कि अभी एक और एंट्री भी है। अब जैसा कि हम शुरू में बताया था कि बाद औकात एक ही अकाउंट 2 दफा डेबिट या 2 दफा, तो जरा सी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, इसलिए कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि अभी एक और जगह बाकी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद चलते जाइए तो आपको दूसरा मतलब स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आप इसको छोड़ दीजिए और अगले में चलिए, इसलिए कि आपको एंट्री छूट ना जाए। इसलिए मैं बनना चाहता हूं तो मैं इसका उसके साथ वाला बना सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए बनवा रहा कि पहले स्टेप से चलते कोई मिस ना हो। देखिए आप ऑफिस सप्लाईज है, यहां डेबिट पे था 600 और वहां क्रेडिट हुआ 240 और वहां डेबिट में 240। तो लाजमी सी बात है क्या हो रहा है, कम हो रहा है और कैप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डेबिट से डेबिट में कमी है, तो इसका जो डिफरेंस बनता है वो लाभहारा क्रेडिट हुआ होगा। कितने से? 360।
इन दोनों को माइनस कर दीजिए। अब जरा जहन में लाइए, जब ऑफिस सप्लाईज डेबिट होता है तो उसका दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? तो आप देखिए सेकंड लास्ट में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है। इसमें ट्रायल बैलेंस में कोई फिगर नहीं लिखी, इसका मतलब है जीरो है, और वो एडजस्टमेंट डाटा में मौजूद है 360 और किस साइड पर? डेबिट साइड। तो अगर ये डेबिट साइड पे है तो इसका मतलब है यहां पर लाजमी क्या हुआ होगा? डेबिट। तो याद कीजिए वर्कशीट में कुछ अकाउंट नहीं होते थे तो वो अकाउंट क्या करते थे? खोलते थे। तो क्या एंट्री बनी? जरा देखिए, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज 360 से आइए मैं ये एंट्री वहां बना देता हूं उस जगह पे। यानी अगर पहली एंट्री हम बनाते हैं तो हमने क्या बनाई? कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन अर्न क्रेडिट। अकाउंट बेटा जब वही इस्तेमाल करना जो तुमने वहां पर है, अपनी मर्जी से नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है ना? नाम कोई, और वो हमने बनाया था कितने से? 850। दूसरी एंट्री क्या बनी हमारी? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। अब बराए मेहरबानी अपने दिमाग में कोई ऐसे शैतानी वसवसे मत डालिएगा। एक सवाल एक दफा एक साहब ने कहा, सर पहले तो यहाँ ऑफिस सप्लाईज लिखा था, बाद में ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस लिखा था, आपने यहाँ पहले ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्यों नहीं किया? तो भाई अकाउंटिंग एंट्री में पहले हमेशा डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं, अनटिल अनलेस के तुम इतने बड़े ना हो जाओ कि नई अकाउंटिंग इजाद कर लो और उसमें तुम इजाद करते हुए रूल रखो कि हमेशा पहले क्रेडिट लिखो बाद में डेबिट लिखो। उस वक्त तक ये हरकत मत करना, उससे पहले जो उसके बाद जो दिल चाहे। तो इस वक्त एंट्री है ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाई क्रेडिट कितने से? 360 रुपए से। आशा साहब आपके ध्यान में कुछ उलझन थी, सुलझी या नहीं सुलझी? अच्छा, अब ये पहला काम हो गया। अब ये उलझन ये इनका ऑटो पायलट में चला गया दिमाग, वो इंशाल्लाह सॉल्व करके खुद निकल आएगा, वरना हम करेंगे। आइए दूसरे नंबर पे सप्लाईज के बाद ऑफिस इक्विपमेंट देखिए 6600 था, 6600 रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ दीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से मत परेशान हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब एक ही चीज के नाम है, जिसको मैंने बताया था ना, नथा सिंह प्रेम सिंह, बोथ आर सेम सिंह। तो यही वाली बात है कि ये हमेशा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। आप देख सकते हैं कि 2420 से क्रेडिट था, लेकिन उसके बाद एडजस्टमेंट में बढ़ के 2530 हो जाता है। तो सोचिए कितना बढ़ा? 100 क्या हुआ होगा? डेबिट या क्रेडिट? अब इतनी सी नॉलेज तो मेरा ख्याल है सारे ही बच्चों को होगी गया। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन कभी भी डेबिट नहीं हो रहा होता, एंट्री में हमेशा क्रेडिट होता है। और इसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट होता है? तो देखिए सबसे लास्ट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में खाली पड़ा हुआ है, लेकिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं आप 110 मौजूद है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एडजस्टमेंट में 110 से जब डेबिट हुआ होगा तभी यहाँ पे वो डेबिट साइड पे आ रहा है। क्या ख्याल है? थर्ड एंट्री क्या होगी आपकी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मैंने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मत करना, गलती से कोशिश करना किसी हद तक वही अकाउंट होंगे। बहुत सारे ऐसे चीटे बैठे हैं इम्तिहान चेक करने, तो उसपे आपके आधे नंबर काट। तो कितने से? सिर्फ 110। उसके बाद आइए एक्यूमुलेटेड के बाद अकाउंट पेबल, कोई चेंजिंग नहीं है, 1660 सेम है। सैलरीज पेबल आप देखिए, अगर तो ट्रायल बैलेंस में कोई फिगर मौजूद नहीं है, लेकिन सैलरीज पेबल ट्रायल बैलेंस के एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। तो इसका मतलब है जैसे ये दोनों चीजें डेबिट में नहीं थी यहाँ पे और यहाँ डेबिट में, इसका मतलब है कि ये 550 से लाजमी क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। अब जरा दिमाग पर जोर दीजिए, सैलरीज पेबल अगर क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? तो आप देख सकते हैं सैलरीज एक्सपेंस जो 6000 से था बढ़ के कितने से हो गया? 6000
तो इसका मतलब ये है ये 550 से क्या होगा डेबिट होगा। क्लियर? तो क्या एंट्री होनी चाहिए? चौथी एंट्री सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। अमाउंट है 550। सैलरीज पेएबल के बाद एक अकाउंट है अनअर्न्ड कमीशन, जो कि शुरू में था क्रेडिट साइड पे 400 रुपए, लेकिन आखिर में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 190 क्या होगा? वो क्या है? कम हो गया। तो लाजमी सी बात है क्रेडिट से क्रेडिट में कमी हो रही है, तो लाजमी सी बात है कि वो डेबिट हुआ होगा, एडजस्टमेंट में डेबिट होगा तभी कम है। कितना बनता है ये? 210 डिफरेंस दे दिया। अब सोचिए अनअर्न्ड कमीशन भी जब होता था तो कौन सा अकाउंट होता था? तो कमीशन इनकम, जो कि यहाँ कमीशन। तो ये देखिए जब मैंने 850 लिखा था तो मैंने कहा था कि ये पूरा नहीं आ रहा, तो समझिए ये 850 में प्लस हो जाएगा 210। अगर मैं इसको दोबारा ऐसे करके लिख दूं साफ साफ 210 प्लस 850। लेकिन याद रखिएगा कि इन दोनों को प्रॉपर तरीके से अलग अलग नहीं लिखा जाता, बल्कि मिला के साथ फिगर शो कर देते हैं। आप किस क्लास में हैं? कितना बन रहा है इसका? 1060। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ 1060 लिखिए। तोड़ के खाली लिखा है आपको समझाने के लिए, तो यहां एंट्री बनेगी क्या? अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन अर्न्ड क्रेडिट 210। इसके साथ ही अगर अब आप देखें तो नीचे के अकाउंट सैलरीज एक्सपेंस को आप कर चुके, सप्लाईज एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन कर चुके, रेंट एक्सपेंस एक था उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो बराबर रहा। तो यहां तक आते ही आप समझिए कितनी एंट्री बने? 5। 10 नंबर आपने वहां सवाल का पहला रिक्वायर्ड क्या है? सवाल इस सवाल में शो करना है, मतलब इस सवाल के रिक्वायरमेंट में जब शामिल है ना तो शो करने तो उसमें तो आप जब करती थी तो आपको वर्कशीट बनाने कहता था और वहां एडजस्टमेंट आप फर्क से नहीं निकालती थी, वहां तो आप एडजस्टिंग इंक्रीज बनाती थी बाकायदा। तो इस वक्त जो है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट आपको उल्टा चल रहा है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट डाटा नहीं दिया गया था, आपने तो सिर्फ डिफरेंस से क्या किया, गैस करके तुक्का मारना। वर्कशीट ही बोले थे बनाने को, तो फिर एडजस्टिंग इंक्रीज आप बनाओ नहीं बनाओ कोई दिक्कत होती है। देखिए एडजस्टिंग इंक्रीज एक दो चीजें बात बड़ी सीधी सी बताऊं, दो चीजें याद रखो कि तुम अगर बहुत अच्छे हो ना बनाओ, लेकिन मेरा एक मशवरा याद रखना, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। यानी कि हम कोई एक्स्ट्रा शीट में लेकर बना सकते हैं ना, आपने उसी के साथ बना लें, एक एक्स्ट्रा आखिर के पेज पे बना लें, कहीं भी बना लें, लेकिन बनाए जरूर, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे ना तो बेटा मैंने बहुत अच्छे अच्छों को देखा है कि गलती चाहे होता क्या है, गलती करना कोई मुश्किल नहीं, तुम सही भी कर लोगे, मुझे यकीन है, मगर तुम्हारा टाइम जाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम तरतीब के हिसाब से चलो। मसलन इसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वर्कशीट बनाना जरूरी नहीं है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एडजस्टिंग एंट्री बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा होता है तमाम बच्चों को, क्या करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं अभी फॉर्मेट सिखा दूंगा, तुम यहां तक पहुंच गए ना तो इसके बाद खाली क्या करना है, इस वैल्यूज को उठाना है, फॉर्मेट में क्या कर देना, फिर तो समझ लो मैं नया मशवरा क्या देता हूं बच्चों को कि जब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आया है यहां तक का काम करो, रफ कर लो, बहुत साफ साफ मत करो, इतना लाइन लगा के हेडिंग डाल के मत करो, अपने लिए करो, और उसके बाद बना लो। क्या होगा, वो टाइम सेव होगा जो गलती की वजह से जाया होगा। तो ये होता है अपने अपने अब तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा प्रैक्टिस रखते हो, मेरा मशवरा मत मानो, खुद कर लो, लेकिन मेरा मशवरा होगा एक जनरल जो हर कॉपी चेक करते हुए मेरे दिमाग में आता है कि यार मुझे अपने बच्चों को ये बनाना चाहिए, क्योंकि ये मैं गलती देख रहा हूँ, जो अच्छे बच्चे कैसे कॉपी बोलती है। एग्जाम्स की मैं दिखाऊंगा आपको, लैपटॉप लाके एग्जाम्स की कॉपीज जो चेक की हुई दिखाऊंगा, आप खुद देखिएगा कि कॉपी सवाल कैसे सॉल्व होगा, और कॉपी खुद बता रही है कि वो एक पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, और कॉपी खुद बताती
जाती है कि ये आगे से कॉपी कर रहा है, साफ पता चलता है कि कौन कॉपी करके काम कर रहा है, किसको थोड़ा आता है, किसको ज्यादा आता है। अच्छा, अब आ जाओ लास्ट काम क्या होगा, खाली चीजों को शिफ्ट करना। अब इसमें बड़ी आसान सी बात थी कि शुरू के अकाउंट्स कैश बैलेंस शीट में 4,980, कमीशन रिसीवेबल बैलेंस शीट में 3,000, ऑफिस सप्लाईज 600, ऑफिस इक्विपमेंट 6,600, बल्कि सॉरी मैं गलत लिख दिया, 6 दोनों फिगर गलत लिख दिया, मैं वहां से ले लिया, मुझे यहां से 3,850, 240, इसकी फिगर सही है। ये है 2,530, क्या है एक्यूमुलेटेड ऑप्शन, फिर अकाउंट पेएबल 1,660, फिर क्या है 550 सैलरी पेएबल है, 190 अनअर्न्ड कमीशन है, 12,300 का कैपिटल है, 1,000 रुपए की ड्राइंग है, बस यहां तक। उसके बाद यहां से इनकम स्टेटमेंट 7,960, 6,550, 1,500, 360, 110। नाउ टोटल दीज 4 कॉलम, पूरा इन चारों कॉलम का टोटल कीजिए, 7,960 तो इधर आ गया। एक एक कॉलम डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। आज दिन का कैलकुलेटर घर पे आराम कर रहा है, सलाम नहीं घर जाके कैलकुलेटर 8520 एडजस्टमेंट करें 2080 इसका बैलेंस एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो कर चुकी है, अब उसका छोड़ो ना अभी जरा, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये दोनों करते हैं, ये दूंगा मैं अभी आपसे, कोई वैसी बात नहीं है। कितना? Okay, now what would be the rabbit? सही लिया मैंने। अब दोनों इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालिए, इत्तेफाक है इसमें भी लॉस है, एक्सपेंस इसमें भी ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। 560 का इसका है बैलेंस शीट 560, तो इधर भी 560 होना चाहिए, चेक करिए, होगा बिल्कुल होगा, कैसे सही है। यस तो अब आप देख सकते हैं कि इस सवाल वैसे ही था, और ये भी एक सर्विस बिजनेस का था। अगर आप देखें क्यों भाई आशिक, सर्विस बिजनेस था, कैसे पहचाना, कमीशन इनकम, कमीशन अर्न्ड है, और ये भी इत्तेफाक से नेट लॉस की। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस। ये एक आपका सवाल था, मैंने बोला ये करवा दूं, कल इंशाल्लाह मैं करूं ताकि मैं थोड़ा सा निश्चिंत। अब आप लोगों ने थोड़ा देखो, एक बात याद रखना, वर्कशीट देखने में बहुत आसान है, ये काम बहुत आसान है, लेकिन याद रखो उस वक्त तक आसान है जब तक सारे सिरे आपके हाथ में हैं। एक सिरा भी निकल गया तो उलझ जाएगी, इसलिए जरूरी है कि प्रैक्टिस करो। ये नहीं हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सोचें और ये समझें कि बस यार हमें आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह इसके बाद इसको करते हैं, कल करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच।